देखो बच्चों, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात जब कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो दो टाइप के स्फीयर हम लोगों ने पढ़ा था। एक ग्रुप वन का स्फीयर, ग्रुप वन के स्फीयर में क्या था अपना, ग्रुप वन स्फीयर हम लोगों ने बोला था इसमें अपना आ जाएगा कंडक्टिंग, हॉलो और कंडक्टिंग सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। और ग्रुप टू के स्फीयर में जो हम लोगों ने बोला था नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब हम लोगों ने पिछले टर्न पे देखा था कि इसमें इन सभी में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, सरफेस पे, केवल सरफेस पे। और एक इसको हम लोग थिन कंडक्टिंग स्फीयर, थिन स्फेरिकल शेल, इसको कई बार नाम स्फेरिकल शेल भी बोल दिया जाए तो भी इसी कैटेगरी में आएगा। थिन स्फीयर, इस सब इसी कैटेगरी में, सब में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन केवल इसी पतले से शीट में, अंदर कोई मटेरियल नहीं, मटेरियल होगा भी तो वहाँ पे चार्ज नहीं होगा। कंडक्टिंग में, कंडक्टिंग अगर मटेरियल है भी तो भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। सॉलिड में क्या होता है अपना कि पूरे में बिखरा पड़ा होता है, तो ये अलग है। तो हम लोग ग्रुप वन स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो हम लोग जहाँ तक बात पढ़ चुके थे वो था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप वन स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप वन स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप वन स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप वन स्फीयर। तो ग्रुप वन स्फीयर में सारे ही आ जाएंगे अपने, ठीक है। तो ग्रुप वन स्फीयर में सारे ही आ जाएंगे। जैसे कि मैं बोलूँ आपसे कि अपना ग्रुप वन स्फीयर है ये, तो सरफेस पे चार्ज होगा केवल, बताने की ज़रूरत नहीं, बनाने की ज़रूरत नहीं, वो होगा ही सरफेस पे, क्योंकि थिन हो, नॉन कंडक्टिंग तो भी बीच में मटेरियल ही नहीं है तो कहाँ चार्ज रहेगा। कंडक्टिंग है तो सरफेस पे रहेगा ही। तो इसका रेडियस अगर आर है तो किसी डिस्टेंस पे इससे, इस स्फीयर, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेज़र किया जाता है स्फीयर के केस में, ये बात याद रखना। कभी भी डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेज़र किया जाता है। अब इसके सेंटर से, इसके सेंटर सी से मुझे किसी भी दूरी पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो तो वो कोई भी दूरी की बात करोगे तो दो सिचुएशन हो सकते हैं, या तो अंदर रहे वो पोजीशन, ये कोई भी जनरल डिस्टेंस, जनरल डिस्टेंस को हम लोग जनरली एक्स से या स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो किसी पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, जैसे अंदर ही किसी पॉइंट ए पर बात करें, यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो, पॉइंट ए, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू रेडियस से कम होगा तभी पॉइंट ए, पॉइंट ए का मतलब इनर पॉइंट, अंदर का पॉइंट है कोई, ठीक है ना, अंदर इनर पॉइंट है कोई भी, तो इनर पॉइंट जो होगा उसकी वजह से। तो भाई आप बताओ नियम क्या बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। नियम ये बोलता है कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है उस पॉइंट पे एक गॉसियन सरफेस बनाओ। तो गॉसियन सरफेस ऐसे बना दिया, और गॉसियन सरफेस आपको पता होगा हमेशा स्फीयर में स्फेरिकल ही बनाना है। ये गॉसियन सरफेस जो बना दिया मैंने, नियम क्या बोलता है कि इंटीग्रल
ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ पे क्यू इन जीरो है? बिल्कुल जीरो है, तो इसका मतलब ई की वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ई इंटू इसकी वैल्यू तो होता है अपना ई इंटू 4πr²। ठीक है, तो ई की वैल्यू जीरो हो गया। अब मैं सेम अगर बोलोगे किसी पॉइंट बाहर कोई पॉइंट हो जो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे हो। अब बच्चे स्मॉल आर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर स्मॉल आर तो ये है। नहीं, स्मॉल आर एक जनरल डिस्टेंस डिनोट करने का सिंबल है। उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकता है। जैसे एक्स की वैल्यू हमेशा 5 नहीं होता। जैसे स्मॉल आर ये दूरी हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू अगर कैपिटल आर दी से ज़्यादा हो तो वो बाहर कोई पॉइंट हो जाएगा। तो बाहर के किसी पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस बनाओगे तो ये गॉसियन सरफेस अगर बनेगा तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है? तो टोटल चार्ज ये जो क्यू है पूरा चार्ज ही है एक तरीके से सोचो। तो इसके लिए अप्लाई करोगे तो ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी ए की वैल्यू ई इंटू 4πr²। ये गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया स्फीयर का 4πr² इक्वल टू क्यू इन। तो क्यू इन तो क्यू है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू आ गया के क्यू बाई r²। पॉइंट चार्ज के जैसा कैसा आया है? पॉइंट चार्ज के जैसा। तो ये रिज़ल्ट जो आ रहा है ग्रुप 1 स्फीयर के लिए, ये रिज़ल्ट अपने को कभी भी भूलना नहीं है। ये एकदम से याद रख के बैठना है हमेशा। इसमें कोई इफ़ एंड बट कुछ नहीं। ये एक स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है, इसको हमेशा याद रखो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये पक्का आपको याद ही रहना चाहिए किसी भी कीमत पे। तो ये रिज़ल्ट याद रखना है आपको। क्या रिज़ल्ट में याद रखना है कि ग्रुप 1 स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और ग्रुप 1 स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? पॉइंट चार्ज के जैसा याद रखना है। ये पिछले टर्म पे हो भी चुका था, मुझे लग रहा है पिछले टर्म पे यहाँ तक तो मैं बता चुका था। ठीक है ना? ग्रुप 1 स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बनाऊं तो आर रेडियस के अंदर तक, मतलब ग्रुप 1 स्फीयर के लिए सेंटर से आगे बढ़ना शुरू करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। कहाँ तक? यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि पॉइंट यहाँ जैसे ही आप बाहर निकले तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड शार्पली के क्यू बाई r² हो जाएगा। आर क्या होगा? सरफेस पे, जस्ट सरफेस पे के क्यू बाई कैपिटल r²। तो यहाँ से शुरू हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल r² सरफेस पे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं ड्यू टू ग्रुप 1 स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप 1 स्फीयर। तो बच्चों ग्रुप 1 स्फीयर जो है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें बताना है। इसका सेंटर सी है, तो अंदर क्या होगा पोटेंशियल और बाहर क्या होगा पोटेंशियल? तो अंदर किसी भी जगह पे ए पॉइंट पे आर दूरी पे और बाहर किसी भी जगह बी पॉइंट पे, यानी इनर पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। इनर पॉइंट का मतलब आर की वैल्यू लेस देन आर हो,
आउटर पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, आर की वैल्यू ज़्यादा हो आर से, तभी तो बाहर का पॉइंट बनेगा वो, इस पे चार्ज क्यू है। आप सब लोग पढ़े हो कंडक्टर, इसी ग्रुप में एक पार्ट है ना कंडक्टर, तो कंडक्टर के बारे में आप लोग पढ़े हो कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पूरा ग्रुप 1 स्फीयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, कंडक्टर वाले केस में पढ़ाया था, ग्रुप 1 स्फीयर के लिए भी वो है। तो जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट। तो अब पूरे अंदर इनर स्फीयर में, पूरे अंदर रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा इनर रीजन। पूरे अंदर के रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट। तो ई ए निकालने से अच्छा है हम लोग ई सी निकाल लें, सॉरी ई नहीं वी, पोटेंशियल एट पॉइंट ए कैलकुलेट करने से ज़्यादा बढ़िया है कि आप वी सी कैलकुलेट कर लो, क्योंकि सब एक ही जैसा है। और वी सी तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो यार सी पॉइंट का पोटेंशियल तो के क्यू बाई आर होगा, देखो सारे चार्ज सी से तो बराबर दूरी पे हैं और टोटल चार्ज कितना क्यू है, तो के क्यू बाई आर। तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर एनी इनर पॉइंट, ये क्या होगा, के क्यू बाई आर कैपिटल आर। ये बात हमें याद रखना चाहिए, कभी भूलना नहीं है। ये जो बात मैं बता दे रहा हूँ फाइनल कंक्लूजन के लिए, तो वो हमेशा याद रखना है, उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका प्रूविंग वगैरह सब पता है हमें, कंडक्टर में पढ़ लिया है कि अंदर के लिए क्या होगा, अंदर के लिए पॉइंट है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब हर जगह पॉइंट, किसी अंदर के किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो उसके लिए यहाँ जब सब बराबर ही है तो इस जगह का निकाल लो आसानी से और सब वही होगा, हो गया। आउटर पॉइंट के लिए क्या होगा, तो आउटर पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेवियर होता है, तो पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल होगा के क्यू बाई स्मॉल आर। ये स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज़्यादा होगा, तो हमेशा आउटर पॉइंट जो होगा, देखो स्मॉल आर सरफेस पे बराबर होगा इसके, उसके लगातार घटता जाएगा, आर स्मॉल आर की बहुत दूर जाओगे, इनफाइनाइट हो जाएगा, जीरो की तरफ बढ़ेगा। ये रिज़ल्ट दोनों ही बेटा आपको कभी भूलना नहीं है, याद रखना है। और अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ, तो अंदर वाले पॉइंट के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है, उसके बाद आपका पोटेंशियल घटता है, इनफाइनाइट पे जीरो हो जाता है। ये ग्राफ बना, ये रिज़ल्ट हमें याद रखना है, सब पूरा रिज़ल्ट याद रखना है, एकदम से दिमाग नहीं लगाना है जी, ये टिप पे रहना चाहिए एकदम कि अंदर ग्रुप 1 स्फीयर में पोटेंशियल कांस्टेंट कितना होगा, वो भी सेंटर पे जितना होता है उतना ही होगा, और बाहर पोटेंशियल जो होता है वो पॉइंट चार्ज के जैसा सोच लो, याद रखो बाहर का पोटेंशियल वैसा ही होगा जैसा पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। इतनी बात अपने को समझ में आ गई कि भाई हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप 1 स्फीयर वो क्या होगा, हमेशा अंदर क्या होगा, जीरो होगा, और पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा, जीरो, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट, और बाहर के लिए तो सब में पॉइंट चार्ज के जैसा। ठीक है, ये बात तो अपने को समझ में आ गया। अब बात आती है कि दूसरे टाइप का ग्रुप 2 स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
ग्रुप 2 स्फीयर या फिर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो होगा, इसके अंदर चार्ज पूरे सरफेस पे बिखरा पड़ा होगा। बोलो भाई। ये पूरे सरफेस में बिखरा पड़ा है। तो इसमें भी इसका डेंसिटी होगा पूरे चार्ज का। इसका डेंसिटी है, टोटल चार्ज अगर Q है तो क्या डेंसिटी की वैल्यू लिख सकते हैं, Q/4/3 पाई आर क्यूब कूलम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी है। हम मान के चल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है। बोलो, यूनिफॉर्म का मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है। अब यहाँ से कुछ, यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए R <R, और उसके बाद बाहर वाले पॉइंट के लिए तो क्लियर है सबको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी R>R। तो ये तो सबको, किसी को दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² ही होगा पॉइंट चार्ज के लिए, टोटल चार्ज। ये बी पॉइंट के लिए, ये कोई भी इनर ए पॉइंट है। ये भी R दूरी पे, ये भी R दूरी पे। हम पहले ए पॉइंट का कैलकुलेशन पढ़ते हैं। तो ए पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस ऐसे बनाएंगे। देखो, इस गॉसियन सरफेस के लिए आपको पता होता है, ये तो आपको बताया गया है, Qin/ε0। E.dA की वैल्यू E/4πr², Qin/ε0। Qin स्मॉल स्फीयर में कितना होगा, तो डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम E/4πr²। इतने रीजन का निकालना है तो ये छोटा स्फीयर है ना, इसमें कितना चार्ज आएगा, तो पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका चार्ज निकालने के लिए डेंसिटी इंटू 4/3 पाई R³ अपॉन ε0। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R² से R², तो ये वैल्यू आ गया ρR/3 ε0। क्या आपको ये बात समझ में आया कि डेंसिटी क्या है, ρR/ε0। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कहाँ तक ये नियम चलेगा, ये नियम चलेगा सरफेस तक बस, क्योंकि उसके बाद तो पॉइंट चार्ज बन जाएगा, घटने लगेगा। यानी सेंटर से जैसे जैसे दूर जाओगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते सरफेस तक मैक्सिमम। उसके बाद, क्योंकि सरफेस के बाद घटना शुरू होगा, ये नियम चलेगा, क्योंकि सरफेस के बाद ये नियम चलेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब आपके लेक्चर नोट्स में होना चाहिए, और जिसको ये सारी बातें याद है वो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज मैक्सिमम। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड inside solid non-conducting sphere is directly proportional to small r। small r क्या है, distance from the center। बाहर यानी अंदर बाहर दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बच्चों। अब इसको Q के टर्म्स में अगर लिखना चाहो तो Q के टर्म्स में भी लिख सकते हो। Q के रो को Q के टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो E को ऐसे भी लिख सकते हैं। Q के टर्म्स में लिखने के लिए रो की जगह रख दो Q/4/3 पाई R³ अपॉन R3 ε0। ठीक है, ये इससे कट जाएगा। तो ये वाली बात जो आ गई वो आ जाएगा आपका 4 पाई ε0
के हो जाता है के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर। यानी दूसरा जो तरीका बना फॉर्मूला लिखने का, इसी को दूसरे तरीके से के क्यू आर बाई आर क्यूब, ये दोनों एक ही चीज़ है। ये दोनों सेम रिज़ल्ट हैं, लुक वाइज अलग हैं बस। ये डेंसिटी के टर्म्स में, ये क्यू के टर्म्स में। टोटल चार्ज कब दोनों फॉर्मूले लगाने हैं, जब कभी भी यार डेंसिटी दिया हो तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर लो, डेंसिटी वाला फॉर्मूला। और अगर चार्ज टोटल दिया हो तब पूछे किसी डिस्टेंस पे तो चार्ज वाला फॉर्मूला यूज कर लो। और ये दोनों ही फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके टिप पे रहना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए, इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। और ये बहुत आसान है, बातें बस इतनी सी है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक बढ़ते 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 यहाँ तक सरफेस तक बढ़ता है लीनियरली, उसका घटने लगता है, ठीक है ना। तो ये डेंसिटी कांस्टेंट है अगर, तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है। इसमें मुझे नहीं लग रहा है किसी को कोई कष्ट होगा। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसी का ग्राफ बनाने की बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, तो आर इक्वल टू आर तक तो अलग इक्वेशन है। अंदर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अंदर के लिए फॉर्मूला है ई इक्वल टू रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के क्यू आर बाई आर क्यूब। डायमेंशनली सोच लेना, इन ऊपर मीटर है नीचे मीटर क्यूब हो जाएगा तभी बैलेंस होगा डायमेंशन, क्योंकि के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। इनर पॉइंट, आउटर के लिए क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक के लिए तो आपको पता है सरफेस पे कितना होना है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आर को कैपिटल आर रख दो तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यानी यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन आएगा, उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा। ये ग्राफ बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई कष्ट होना नहीं चाहिए। वैसे इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो मैं आपको बताऊँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये रिज़ल्ट ही अपने आप में टफ है, याद रखना। लेकिन आप सभी लोग को याद रखना पड़ेगा, इसलिए इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, आईआईटी में भी आए हैं, बहुत आता है, सबसे ज़्यादा यहीं से पूछा जाता है। तो इसमें बहुत आसान आसान क्वेश्चन बनते हैं यार, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करा दूं। एग्जाम्पल इसमें करा दूं अगर, कि जैसे आपको दिया गया है ये A है, ये B है, इसका रेडियस 2r है, इसका रेडियस r है। इसके सेंटर से, दोनों का सेंटर C है, सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट A है, और इसके भी सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट B है। फाइंड A/EB। इसको टोटल चार्ज है 4Q का, इस पे टोटल चार्ज है 6Q का। क्वेश्चन समझ में आया? दोनों कैसे हैं? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है। तो ज़रा बताओ अंदर के लिए कौन सा फॉर्मूला चलता है, वो आप सभी को पता है। तो यहाँ पे अंदर के लिए लिखना है, तो EA मैं लिख रहा हूँ, ज़रा सोचिएगा,
के टोटल चार्ज कितना है के 6Q, के क्यू क्योंकि चार्ज दिया है तो इसलिए चार्ज वाला फॉर्मूला यूज करो। के क्यू आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू r/2 दिया है, r/2 दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना, अपॉन r³। r मतलब इसका रेडियस 2r है, 2r का क्यूब। EB कितना होगा, EB हो जाएगा के क्यू की जगह 4Q टोटल चार्ज, r की वैल्यू r/2 दिया है क्योंकि r/2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, अपॉन r³। अब डिवाइड कर लो ये बाई EB, ये बाई EB डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, देखो तो EA बाई EB, हमें लग रहा है आप लोग कर लोगे, तो EA की वैल्यू है 6/16 अपॉन EB की वैल्यू आ रहा है 2, और उसको सिंप्लीफाई कर लोगे 3/16 आंसर हो जाएगा, हमें लग रहा है ऐसा ही आ रहा है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना आप लोग। तो बच्चों देखो यहाँ तक की कहानी तो एकदम आसान है, सबको समझ में आ ही रहा है। ऐसे प्रॉब्लम आपके सामने आएंगे और ये डायरेक्ट आते हैं, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं बताने को, ये ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उतना जितना आप सोच पा रहे हो उतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है जितना कि आप सोच पा रहे हो, ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम हवा हवाई है एकदम। बच्चों मैं आपसे बोलूँ कि इसी में एक एग्जांपल और अगर आपको दूँ मैं, 3 स्फीयर्स हैं, सबका चार्ज सेम है, सब पे रेडियस r, 2r, 3r, ठीक है ना। इससे 3r डिस्टेंस पे एक पॉइंट A है, इससे चलो 2r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते हैं, और इससे 2r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है B, और इससे 2r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है C। फाइंड ये EBC बता सकते हो। इसके लिए ये पॉइंट क्या है, आउटर की इनर, EA के लिए ये पॉइंट है इनर, तो EA तो आ जाएगा अपना KQ बाई टोटल चार्ज KQ बाई 2r स्क्वायर, बस हो गया। इसके लिए इनर आउटर कोई भी यूज कर लो क्योंकि सरफेस है वो, दोनों के लिए फॉर्मूला चलेगा। तो EB जो हो जाएगा KQ बाई 2r का क्यूब, इसके लिए इनर पॉइंट है, तो EC जो हो जाएगा KQ R की वैल्यू 2r अपॉन 3r का क्यूब, ये आंसर आ गया। ठीक है, मुझे लग रहा है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बताने वाले बात आप सब समझ गए बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए चार्ज Q है, डेंसिटी रो है, और डेंसिटी इक्वल टू Q/4/3 पाई r क्यूब है, ये तो अपने को पता ही है। किसी पॉइंट अंदर का, कोई पॉइंट बाहर का, r दूरी पे मुझे बताना है, ये चार्ज पूरा बिखरा पड़ा है, ठीक है। तो इनर पॉइंट के लिए A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करोगे तो
ए पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है अपने को, ठीक है। तो यार एक समस्या आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पॉइंट पे बताने में, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है और वो भी वेरिएबल है। हमें ए पॉइंट का डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है कितना होगा, तो क्या किया जाए। लेकिन ए पॉइंट से सरफेस का पोटेंशियल हमें पता है, सरफेस पे तो बता सकते हो। बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, आर जब ज़्यादा हो जाएगा, ए पॉइंट मतलब आर लेस देन आर, तब तो पोटेंशियल जो हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर, ये तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। सरफेस पे क्या हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। सरफेस का पोटेंशियल यानी पता है, डायरेक्ट यहीं से देख लोगे सरफेस का पोटेंशियल। सरफेस से यहाँ तक आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहेगा। सरफेस पे एस से ए तक आओ, तो डिफरेंस लिखना आसान है, तो डिफरेंस लिखो ज़रा, देखो तो। सरफेस से यहाँ तक आओगे तो ई सरफेस, या फिर ए से सरफेस तक चले जाओ, ई ए माइनस ई वी ए माइनस वी सरफेस इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है के क्यू इस डायरेक्शन में आर बाई आर क्यूब डी आर, दोनों के बीच का एंगल 0 है, उसी डायरेक्शन में चलना है हमें ए से। तो इसको इंटीग्रेट कर दो कि कहाँ से, ए का डिस्टेंस है स्मॉल आर और से कैपिटल आर तक पहुँचना है, सरफेस का चलने का मतलब कैपिटल आर तक। तो वी ए माइनस सरफेस का तो हमें पता है के क्यू बाई कैपिटल आर, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू बाई 2r क्यूब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ ले जाके रखें तो वी ए कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, इसको ले जाके रखो तो आर क्यूब ऊपर नीचे, आर स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 2 और इसके बाद जोड़ो तो आ जाएगा। डायरेक्ट मैं रिज़ल्ट लिख रहा हूँ, सिंप्लीफाई करना जोड़ना आपका काम है। थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़ा फॉर्मूला है, मैं मान रहा हूँ बड़ा है, लेकिन आपको ये बात याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं नीट में और जेई मेंस में, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है। बड़ा है, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना थोड़ा सा दिख रहा है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब पैराबोलिक टाइप का है कुछ पोटेंशियल, तो इसलिए ये रिज़ल्ट थोड़ा सा दिखने में आर्बिट्रेरी लग रहा है बस, लेकिन है। ऐसे याद रखना के क्यू बाई 2 3, यहाँ पे अंदर 3 - 1 आएगा, माइनस आर स्क्वायर रहेगा ही, के क्यू बाई 2r क्यूब, डायमेंशन बैलेंस करना है, नीचे पावर 3 रहेगा, ऊपर 2 पावर रहेगा, तभी तो बैलेंस हो पाएगा, ये याद रखना है। यानी ग्राफ अगर हम बनाएं पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ बनाएं, आर इक्वल टू आर के बाद का पोटेंशियल तो 1/r ही होना है, उसके पहले का पोटेंशियल सेंटर पे कितना आएगा, सेंटर का पोटेंशियल वी सेंटर का पोटेंशियल हो जाएगा, आर की वैल्यू 0 रख दो, 3 के क्यू बाई 2r, याद रखने वाला एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये, इसको भी याद ही रखना है। सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, तो सेंटर पे होता है 3/2 के क्यू बाई आर, वी सेंटर, सरफेस पे कितना होता है, वी सरफेस के क्यू बाई आर, और ये पैराबोलिकली चल रहा है, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, तो ये ऐसे याद रखना है ग्राफ। खतरनाक सा थोड़ा ग्राफ भी है, यहाँ से यहाँ तक पैराबोला टाइप का है, यहाँ 1/r हाइपरबोला टाइप का।
दो कर्व का मिक्सचर है। बायो वाले बच्चों के लिए बड़ा कष्ट होगा ये समझना। यहाँ से यहाँ तक अलग कर्व है, ये वाला कर्व है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला है। तो ये पैराबोला है यहाँ से यहाँ तक, फिर उसका बाद हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो उसे बहुत ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, ये रटना है अपने को मिला जुला के। आपको सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, अंदर सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, ये सब आपको याद रहे। ये पूरा का पूरा एकदम डिक्टो जैसे मुझे रटा है वैसे आपको भी रटा होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। ठीक है। टनल प्रॉब्लम, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन करने में आसानी मिलता है। देखो बच्चों, ग्रुप 2 स्फीयर में तो हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। ग्रुप 2 स्फीयर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सीख गए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सीख गए। ग्रुप 2 स्फीयर की वजह से, ग्रुप 2 स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये अपने को आ गया समझ में। ठीक है। अब बात आती है बच्चों कि ग्रुप 2 स्फीयर की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों समझ गए हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ग्रुप 2 स्फीयर की वजह से अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तब। लेकिन ये जो मैं अब बात करने जा रहा हूँ, बाहर के लिए जैसे डेंसिटी वेरिएबल हो, जैसे ये देखो तो एक तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे एक बात समझ में आ रहा है क्या आपको कि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं सेंटर से वैसे डेंसिटी बढ़ता जा रहा है चार्ज का। अभी तक जो था यूनिफॉर्म था हर जगह, तो नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी भी हो सकता है। यहाँ पे डेंसिटी बढ़ रहा है, यानी ऐसा भी बोल सकता हूँ मैं, डेंसिटी इज कांस्टेंट टाइम्स आर। ये बोल सकता हूँ कि डेंसिटी इस तरह आर के साथ वेरी कर रहा है। अब एक्सप्रेशन देने के लिए कुछ भी दिया जा सकता है, रो नॉट आर स्क्वायर, कुछ भी दिया जा सकता है। एक्सप्रेशन ही देना है तो कुछ भी दिया जा सकता है। डेंसिटी का वेरिएशन कैसा भी किया जा सकता है। मान लो अगर हम आपको ऐसा बता दें कि नॉन कंडक्टिंग है, यहीं तक चार्ज है, बस यूनिफॉर्म है, देखो यूनिफॉर्म है, लेकिन इसमें भी सोचो तो डेंसिटी का वेरिएशन कैसे है। ये रेडियस ए है, ये रेडियस बी है। इसमें लिखना चाहोगे तो डेंसिटी का वेरिएशन कैसे है, डेंसिटी जो है अपना जीरो है, मतलब कुछ है ही नहीं है। कब तक, जब सेंटर से लेके ए तक, सेंटर से लेके ए तक कुछ है ही नहीं है, देखो कोई डेंसिटी नहीं, मटेरियल ही नहीं है। उसके बाद डेंसिटी कांस्टेंट है, भले से कांस्टेंट है, लेकिन वो कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके बी तक। एक्सप्रेशन के फॉर्म में देना चाहे, डेफिनीशन के फॉर्म में, तो ये डेफिनीशन के फॉर्म में ऐसे दिया जा सकता है कि इसके बारे में बताना हो। आज इसी बात को अगर बताने के तरीके में, एक बताने का तरीका डेंसिटी कैसा है, एक तो ऐसे एक्सप्रेशन दे दे या फिर ऐसे डेफिनीशन वाइज अलग अलग डिफ़ाइन कर दे। इसी बात को बताने का आप पढ़े हो क्लास 6-7 ग्राफिकल तरीका, अनदर वे इसी को बताने का, सेम चीज़ बताने का ऐसे भी बताया जा सकता है कि डेंसिटी वर्सेस आर का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिया है।
कि ए तक आर इक्वल टू ए तक, उसके अंत में बी तक ऐसा रो नॉट। क्या सेम एक्सप्रेशन, इसी इंफॉर्मेशन को इस तरह बोला जा रहा है? दोनों इंफॉर्मेशन एक ही है। बताने के तरीके पे समझो, बताने का तरीका कुछ भी हो सकता है। ग्राफिकल फॉर्म में बताया जा सकता है डेंसिटी आपका, इस तरह भी डेंसिटी बताया जा सकता है। डेंसिटी बताने का आपका मेथड दोनों अलग अलग है। ये जो अब वेरिएबल डेंसिटी की जब मैं बात कर रहा हूँ, वेरिएबल डेंसिटी वाला जो टॉपिक है, ये बोर्ड में नहीं आता, ध्यान रखना, बोर्ड से एक्सक्लूडेड है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा और नीट में भी बहुत कम आता है। आता है लेकिन बहुत कम आता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मेंस में आता है। तो वेरिएबल डेंसिटी का बात समझ में आया है आपको कि वेरिएबल डेंसिटी कैसे भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन अपने को अब इसके लिए आपको बताना है। तो वेरिएबल डेंसिटी दिया है तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्यू ई कैलकुलेट करना होता है। तो रो 4r² dr यही होता है। अब यहाँ पे रो रख दोगे। अब रो कांस्टेंट होता था, जब रो कांस्टेंट होता था तब क्यू इन कैलकुलेट, रो बाहर निकल के इसको इंटीग्रेट कर देते थे, तब हो जाता था रो 4/3 πr³ हो जाता था। तब जब रो कांस्टेंट होता था और कांस्टेंट नहीं है तो वो रखना पड़ेगा ये, और उसके बाद तब इंटीग्रेट करना पड़ेगा जहाँ तक जाना है, ठीक है। क्यू आपको पहले भी बताया था कि बस क्यू इन का कैलकुलेशन है, बाकी ये बहुत टफ नहीं है, बस देखने में आपको समझ में आ रहा है, लेकिन है बहुत आसान टॉपिक। आपको ये बात समझ में आ ही गया होगा कि भाई बस क्यू इन का लफड़ा है, क्यू इन कैलकुलेट करना है। तो और बताने के तरीके में ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे ग्राफिकल तरीका दिया जा सकता है, या फिर ऐसे दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग वेरिएबल डेंसिटी का कर लेते हैं आपको समझने के लिए। जैसे चलो हम यही एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं, और इसमें मुझे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और बाहर का कोई पॉइंट बी है जनरल, सी से किसी आर दूरी पे ये, और बाहर के किसी आर दूरी पे ये बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो अंदर के लिए गॉसियन सरफेस बनाएंगे। याद आ रहा है, प्रोसीजर रटा है, वो प्रोसीजर जिस बच्चे को रटा है वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए मतलब आर इज लेस देन आर। तरीका पता है, E × 4πr² इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E × 4πε0 इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन ही कैलकुलेट करना है, बाकी कुछ है नहीं टफ। क्यू इन कैलकुलेट करना है तो क्यू इन चलो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो क्यू इन बच्चों कितना आएगा, तो क्यू इन जो अपना आ रहा है डेंसिटी रो 4πr² dr, रो की जगह रख दें रो नॉट आर, तो रो नॉट 4πr³ dr। इसका इंटीग्रल हमें पता है कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके स्मॉल आर तक चलना है, जीरो से लेके स्मॉल आर तक इंटीग्रेट करना है। तो रो नॉट 4πr² 4/4 ये रख दो ले जाके, तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, E A जो हो जाएगा 1/4πε0 4πr² इंटू 1/ε0। क्यू इन की जगह देखो क्या लिखोगे, रो नॉट 4πr²/4। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये r⁴ है। तो E A जो आ गया वो देखो 4πε0 के रो नॉट r²। मुझे तो एक बात समझ में आया कि ये बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये तरीका है, बस कुछ नहीं है। बार बार बच्चों बोल रहा हूँ कि कुछ है ही नहीं है,
बस आपको एक्सप्रेशन कैसा भी दिया जा सकता है, तो वहाँ इंटीग्रेशन का बस ये वाला इंटीग्रेशन आपको बस समझना है। बाकी ये रटा रटाया है कि हम ई इंटू 4πr² लिखेंगे क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कैलकुलेशन ही इम्पॉर्टेंट, तो क्यू इन जिस भी पॉइंट पे पूछा जाए उस पॉइंट से होता हुआ सर्फ स्फीयर बनाओ, उसके अंदर कितना चार्ज रखा है बस ध्यान रखो कि उसके अंदर, उस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज रखा है, वही क्यू इन होता है। तो एक लाइन की बात अगर याद है तो ऐसा भी क्वेश्चन हमें दे दो, आपको दे दो, आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको बोलूँ, ये इनर पॉइंट हो गया। आउटर पॉइंट के लिए अगर बताना हो आपको, अगर यही क्वेश्चन आपको आउटर पॉइंट के लिए बताना हो, बी पॉइंट के लिए, तो ऐसा स्फीयर बनाओगे, इस स्फीयर के अंदर तो पूरा ही चार्ज आ जाएगा ना। तो पहले क्यू इन पूरा कैलकुलेट कर लो 1 मिनट के लिए। तो 0 से लेके कैपिटल R तक ही इंटीग्रेट करोगे। कुछ लोग यहाँ तक इंटीग्रेट करने की सोचेंगे, तो चार्ज तो यहीं तक है ना भाई, तो यहीं तक इंटीग्रेट करोगे ना। रो नॉट R 4πr² dr, तो मुझे आ गया समझ में कि r⁴ रो नॉट 4π रो नॉट r⁴/4 यानी पाई रो नॉट r⁴। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इंटू 4πr² पाई रो नॉट r⁴/ε0। पाई से पाई कैंसिल, E की वैल्यू हो गया रो नॉट r⁴/4ε0 r²। ये पूरी बात हमें समझ में आ गया और मुझे लग रहा है कि आपको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम लोग कर रहे थे तब जब अंदर की बात है, अंदर और बाहर कहीं भी हो, ठीक है ना। अच्छा, ये वेरिएबल डेंसिटी वाले क्वेश्चन हो गए। वेरिएबल डेंसिटी का क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है बच्चों, तो ये मेरे हिसाब से आप सभी को ये बात समझ में आ गया होगा। वेरिएबल डेंसिटी का जैसे मान लो एक एग्जांपल और आपको पूछ लें हम, चलो वेरिएबल डेंसिटी का ही, ये ए है, ये बी है, मतलब मटेरियल बस यहीं पे है। टोटल चार्ज इस पे क्यू है, ठीक है। टोटल चार्ज जो है वो क्यू है। ये पॉजिटिव चार्ज कर लो, ये चार्ज बिखरा पड़ा है यहाँ से यहाँ तक। इस पॉइंट पे दोनों के बीच फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। P पॉइंट मैं आपको बना दे रहा हूँ, यहाँ पे है, और ये P पॉइंट जो होगा वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, A टू B के बीच में। अब आप लोग बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, खुद जरा सोचो। तो ऐसे प्रॉब्लम में P पॉइंट पे नियम एकदम क्लियर कट है, चाहे जैसा भी दिखाई दे। स्फेरिकल है ना, इसको ध्यान से सोचो। तो इसका डेंसिटी जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो दिया है, वो यूनिफॉर्म है, तो पहले डेंसिटी लिखना पड़ेगा। तो डेंसिटी लिखो पहले। टोटल चार्ज Q है, ये चार्ज कितने वॉल्यूम में बिखरा पड़ा है, तो वॉल्यूम देखोगे तो 4/3 पाई बी क्यूब माइनस 4/3 पाई ए क्यूब। ये डेंसिटी आपने लिख लिया, 4/3 पाई बी क्यूब माइनस 4/3 पाई ए क्यूब। इतने में टोटल चार्ज बिखरा पड़ा है, तो डेंसिटी मतलब आ गया। अब P पॉइंट के लिए E इंटू 4πr², यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे ना, गॉसियन सरफेस, इसके अंदर कितना चार्ज है, तो Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। Q इन का कैलकुलेशन जब बच्चों करने जाओगे आप, तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, A से लेके स्मॉल r तक,
क्योंकि यहाँ से लेके यहीं के बीच में ही तो चार्ज आपको देखना है, इतने बीच में कितना चार्ज है, इतने बीच में ए से लेके आर तक, क्योंकि बीच में तो कोई मटेरियल ही नहीं है। तो डेंसिटी की वैल्यू कितना है, रो, 1 मिनट के लिए इसको बाद में रख देंगे क्योंकि कांस्टेंट ही है ये। तो रो 4 dr, तो क्यू इन इक्वल टू 4/3 पाई रो आर क्यूब माइनस ए क्यूब। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो और रो की वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। दिखने में टफ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको एकदम सोचने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही आसान है जितना आपको मैं बता रहा हूँ। किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, बस आँख बंद करके गॉसियन सरफेस बना लो। अगर कल के दिन आपके लिए इसी क्वेश्चन में यहाँ सेंटर पे, ये तो नॉन कंडक्टिंग है ना, सेंटर पे चार्ज रख दोगे तो ऐसा तो है नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे, तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग है ये। सेंटर पे चार्ज रख दोगे तो क्यू इन के कैलकुलेशन में ये तो करोगे ही, प्लस क्यू भी रखोगे क्योंकि अंदर चार्ज को भी तो देखोगे, इसके अंदर कितना चार्ज है, पॉइंट चार्ज रखा होगा तो वो भी देखेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये आप सब लोग कर ले जाओगे वेरिएबल डेंसिटी वाले। वेरिएबल डेंसिटी के प्रॉब्लम आप लोग, हमें लग रहा है, कर ले जाएंगे अभी, इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं है। ठीक है ना। इसी में बच्चों वेरिएबल डेंसिटी के बाद आता है यूनिफॉर्म डेंसिटी ही, नॉन कंडक्टिंग की ही बात कर रहा हूँ। उसमें ऐसा हो सकता है कि अगर चार्ज पूरे में बिखरा पड़ा है, जैसे मान लो आपके सामने ऐसा दिया है कि ये पूरे पे चार्ज है बिखरा पड़ा, यूनिफॉर्मली बिखरा पड़ा है, डेंसिटी रो रेडियस आर, डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट, इसमें कैविटी वगैरह अगर आएगा तो कांस्टेंट डेंसिटी ही रहेगा, बाकी कोई नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, इसलिए ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो आप समझो कि मुझे मान लो एक तो ऐसा किसी पॉइंट पे कैविटी बना दें, हम इतना पार्ट काट के निकाल दें, ये पार्ट कट एंड रिमूव्ड, तो ये क्या बन जाएगा, चार्ज ऐसा रहेगा क्या, ये कैविटी बन गया। ठीक है, कुछ पार्ट सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग है, कुछ मटेरियल काट के निकाल लिया, तो ये जो है ये कैविटी है। देखो इस कैविटी के अंदर ये वही यूनिफॉर्म आपका स्फीयर कैसा है, यूनिफॉर्म चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, उसी का ही कैविटी वाले प्रॉब्लम बनेंगे तो उसी का ही कभी भी बनेगा। और इस कैविटी में अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी में बताना है। ठीक है ना। अब ये आपको सोचना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी में क्या आएगा। तो ठीक है, अब हम लोग को देखो क्वेश्चन पूछना होगा तो क्या पूछेगा, इसका सेंटर ये है, इसका रेडियस r1 है, कैविटी का रेडियस मान लो r2 है।
आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कैविटी अगर हो गया, बन गया कैविटी, तब हमें ये दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ऐसा पूछ सकता है कि कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, किसी पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कैविटी के बाहर लेकिन इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि दोनों के बाहर किसी पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, मतलब ई ए बताओ या ई बी बताओ या फिर ई सी बताओ, तीनों में से कुछ भी। तीन ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, आपको समझ में आएगा। जनरल में बात कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चन एक करा नहीं रहा हूँ, पूरी थ्योरी समझा रहा हूँ कैविटी का। कैविटी अगर बन गया तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है कभी भी, या फिर इस कैविटी के बाहर लेकिन इस बड़े के अंदर पूछा जा सकता है कहीं, या फिर यहाँ पे पूछा जा सकता है दोनों के बाहर, ठीक है ना। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉब्लम, कैविटी वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, in order to find electric field at any point, replace cavity by opposite charge sphere, opposite चार्ज स्फीयर। अगर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव से रिप्लेस करो, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव से रिप्लेस करो। देखो कैसे करना है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएं तो आपको करने का तरीका ए बी सी कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो इस पूरे कैविटी को आपको कैसे रिप्लेस करना है, इस पूरे कैविटी को आपको रिप्लेस कर देना है एक पूरा कंप्लीट स्फीयर। असलियत में तो यहाँ कैविटी था, तो उस कैविटी के लिए प्लस माइनस नेगेटिव, ये दो स्फीयर में, क्योंकि इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दोगे तो कैविटी बन जाएगा, ये दो में ब्रेक कर दो। ये दोनों में ब्रेक करने के बाद इसकी वजह से और इसकी वजह से ये स्फीयर 1 बोल दो, ये स्फीयर 2। इसके बाद आपको करना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S1 एंड S2 इंडिपेंडेंटली। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो आपको S1 और S2 दोनों की वजह से इंडिपेंडेंटली वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S2 वेक्टर फॉर्म में। ये फाइनल आंसर होगा। पूरी बात आपको समझ में आना चाहिए कि कभी भी कैविटी कैसे बनता है, पहले वो मैं समझाया कि कुछ पार्ट काट के निकाल दो, काट के निकाल दिया तो ऐसा बन गया। इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या दोनों एक के बाहर एक के अंदर पूछा जा सकता है या दोनों के बाहर पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैविटी प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैविटी को अपोजिट चार्ज स्फीयर से रिप्लेस करना होगा। अब किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो दो स्फीयर का बन गए आपके लिए। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो इस स्फीयर S1 और S2 दोनों की वजह से इंडिपेंडेंटली अंदर बाहर कहीं न कहीं दोनों के लिए पड़ेगा वो पॉइंट, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो आप, ठीक है ना। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ इसी पे, तो आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। बाकी दो पार्ट आप करिएगा खुद से, एक मैं करके दिखा दे रहा हूँ, दो पार्ट आप खुद से करेंगे।
जैसे मान लो आपसे ये क्वेश्चन दूँ मैं कि इसका रेडियस r है और इसका रेडियस 2r है, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, और इस पर टोटल चार्ज q है। देखो कई बार ऐसा होगा कि आपको चार्ज दे दिया जाएगा या फिर डेंसिटी दे दिया जाएगा। तो चार्ज दे चाहे कुछ भी दे, आपको डेंसिटी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस पे चार्ज निकालने के लिए आपको पता है कि इसमें कितना चार्ज होता। तो पहले यूनिफॉर्म बिखरा होता, तो ये कितने वॉल्यूम में ये है तो उतने वॉल्यूम में निकालना पड़ेगा आपको। तो आपको जैसे पूछ रहा हूँ पहला पार्ट में कि मुझे इस पॉइंट यहाँ से r दूरी पे एक पॉइंट A है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A। चलो ठीक है, पहले डेंसिटी लिख लो, सबसे पहला काम डेंसिटी लिखने का। तो डेंसिटी टोटल चार्ज Q है, कितने वॉल्यूम में ये चार्ज बिखरा पड़ा है, तो 4/3 पाई 2r का क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब, तो ये बन जाएगा 8 - 1 7, तो क्यूब आई 28 पाई r क्यूब। ठीक है, ये रो आ गया, तो रो की वैल्यू जब यूज करना होगा तब कर लेंगे हम लोग। अब बच्चे देखो, आपका क्वेश्चन जो सॉल्व करना उसमें देखो अपने को ए पॉइंट के लिए 2 स्फीयर बना देंगे। एक स्फीयर पूरा कंप्लीट, इंडिपेंडेंटली देखेंगे ए पॉइंट के लिए, यहाँ से ये पूरा स्फीयर है, रेडियस 2r का, और ए पॉइंट है। और अलग से दूसरा स्फीयर भी है नेगेटिव, उसके लिए भी देखो यहाँ से ए पॉइंट है। इसकी दोनों की वजह से बाहर है, तो अब इसकी वजह से देखो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसकी वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। ये S1 स्फीयर बोल दो, ये S2। E जो हो जाएगा S1 की वजह से कितना होगा, टोटल चार्ज अपने को पता है, तो टोटल चार्ज कितना है, के पॉइंट चार्ज के क्यू की जगह रो इंटू पूरे का वॉल्यूम 4/3 पाई 8r क्यूब अपॉन ये पूरा डिस्टेंस कितना है सेंटर से 2r + r 9r²। इस डायरेक्शन माइनस इसकी वजह से, क्योंकि ये अपोजिट है, इसकी वजह से क्या होगा, के क्यू की जगह लिख सकते हैं रो 4/3 पाई r क्यूब अपॉन ये दूरी यहाँ से कितना है, इसके सेंटर से 2r 4r²। ये आंसर आ गया फाइनल। मुझे नहीं लग रहा है इसमें किसी को कोई कष्ट होगा, एकदम आसानी के साथ आंसर आ गया। ठीक है ना, ये बच्चों मुझे लग रहा है कि सबको बात क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये पूरी बात हमें तो लग रहा है समझ में आ गया होगा। अगर भाई आपको बोल दिया जाता कि मुझे बताओ, ये क्वेश्चन होता अगर आपके सामने, कि ये पॉइंट बी है यहाँ पे, इसके सेंटर से r दूरी पे, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो भी आसान है ना, बड़े वाले स्फीयर की वजह से देखो, इसके सेंटर से r दूरी पे, इसका रेडियस खुद का 2r है बी पॉइंट पे।
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, पॉजिटिव चार्ज है, और ये वैल्यू कितना होगा E1, चलो E1 लिखो, कितना आएगा, ये बड़े वाले स्फीयर के लिए अंदर चार्ज है तो अंदर का फॉर्मूला हमें पता है कि रो के टर्म्स में भी लिख सकते हैं अंदर, तो रो आर की जगह क्या लिखेंगे, वो डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस कितना है सेंटर से, स्मॉल आर डिस्टेंस है, वो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, तो रो स्मॉल मतलब ये दूरी है अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और इस वाले नेगेटिव चार्ज की वजह से वो दूरी देखो यहाँ से R2R है, और इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बोल दो, तो E2 की वैल्यू कितना है, के क्यू की जगह वही लिखा जाएगा, रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4R², ई नेट कितना हो जाएगा, EB E1 माइनस E2। मुझे लग रहा है ये पूरी बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।